नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ होंगे। सर्दियां आ चुकी है और कोहरे ने सब कुछ ढक लिया है। आज हम सर्दियों से होने वाली दो बीमारियों टॉन्सिल और साइनस की बात करेंगे। अगर इनका समय पर इलाज न किया जाए तो ये हमारा जीना बेहाल कर सकती है। तो आइए आज सबसे पहले बात करते हैं टॉन्सिल के हमारे शरीर में महत्व और इससे जुड़ी बीमारी के बारे में। सर्दियां आ गई हैं और अपने साथ लाई हैं कई आम बीमारियां जो सुनने में तो छोटी लगती हैं पर हैं बहुत प्रभावशाली बीमारियां। ठंड के इस मौसम में अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि कुछ भी ठंडा पीते ही उनके गले में दर्द शुरू हो जाता है। उसके बाद खाना पीना मुश्किल हो जाता है। ऐसा टॉन्सिलाइटिस की वजह से होता है। टॉन्सिल में होने वाले इन्फेक्शन को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिल बादाम के आकार के ऐसे अंग हैं जो हमारे मुंह के दोनों तरफ होते हैं। ये हमारे शरीर के सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं और बाहरी इन्फेक्शन से हमारी हिफाजत करते हैं। जैसे हम लोग अगर कुछ खाना खा रहे हैं या कोई पानी पी रहे हैं जिसमें कोई नुकसानदायक कीटाणु है तो ये उसको कंट्रोल कर लेते हैं और उसको बॉडी के उस हिस्से में भेज देते हैं जहां पे उसको शरीर द्वारा उसको नष्ट किया जा सके। टॉन्सिलाइटिस होने पर टॉन्सिल्स में यानी गले के दोनों ओर सूजन आ जाती है। शुरुआत में गले के दोनों ओर दर्द महसूस होता है। बार बार बुखार भी होता है। टॉन्सिल सामान्य से ज्यादा लाल हो जाते हैं। इसके अलावा गले में दर्द, खाना निगलने में तकलीफ, तेज बुखार, सिर में दर्द होना, आवाज में बदलाव और जीभ पर सफेद परत जमना आदि टॉन्सिल्स के आम लक्षण हैं। सबसे पहले लक्षण होता है कि गले में दर्द होना, साथ में बुखार आना। दर्द जो होगा वो जब खाना खाएंगे तो गले के अंदर होगा और बच्चा या तो खाना खाएगा नहीं या खाएगा तो बहुत कम खाएगा, तो ये एक लक्षण हो सकते हैं। और कई बार छोटे बच्चों में कान में दर्द हो सकता है और कई बार बच्चा गले के दर्द के अलावा पेट में दर्द भी बताता है। सामान्यतः बच्चों और बड़ों दोनों में टॉन्सिलाइटिस के लक्षण एक जैसे ही होते हैं। टॉन्सिलाइटिस किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन 14 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए जरूरी है कि सर्दियों में बच्चों का खास ख्याल रखा जाए। किसी भी बीमारी की इम्यूनिटी बनने में टाइम लगता है, तो पहली बार इन्फेक्शन होगा और दूसरा इन्फेक्शन होगा तब तक इम्यूनिटी बनेगी। तो अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन हुआ ही नहीं है तो पहली बार जब भी वो बाहर जाएगा तो इन्फेक्शन होगा, उसके बाद इम्यूनिटी धीरे धीरे बिल्डअप होगी। तो जैसे वो पहली बार घर से बाहर निकलता है, चाहे वो स्कूल गया या बाहर के कांटेक्ट में आया, तो सबसे पहले इन्फेक्शन होगा ही। और दूसरा कारण ये है कि बच्चे कहीं पर भी जाते हैं तो बच्चे को सब लोग टच करना चाहते हैं, गोदी में लेंगे, तो अगर किसी को भी इन्फेक्शन है तो वहाँ से फिर बच्चे को पहुँचेगा। वैसे तो टॉन्सिल्स बच्चों को ज्यादा परेशान करता है, पर इससे दिल पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव किसी भी उम्र में पड़ सकता है। टॉन्सिलाइटिस बहुत सीवियर है, बहुत तेज है और बुखार बहुत ज़्यादा है, 101 डिग्री से ऊपर है और साथ में उसका ठीक नहीं हो रहा है, तो उस केस में जांच कराना ज़रूरी होता है कि एक विशेष प्रकार का कीटाणु होता है जिसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। अगर उसका इन्फेक्शन है तो ये कई बार हार्ट के वाल्व है उसको अफेक्ट करता है, जिसको हम लोग रोमेटिक फीवर बोलते हैं, रोमेटिक हार्ट डिसीज़ बोलते हैं। इस कीटाणु का जांच करने के लिए गले से हम लोग एक स्वैब लेते हैं, उसको कल्चर कराते हैं, जिसका रिपोर्ट करीब 2 से 3 दिन में आता है। ये तो बात हुई टॉन्सिल की बीमारी के लक्षणों के बारे में, लेकिन जब तक हमें किसी बीमारी के कारणों के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम इसका इलाज कैसे करेंगे? तो आइए जानते हैं टॉन्सिलाइटिस के कारणों और उपचार के बारे में। टॉन्सिल की समस्या का कारण किसी भी प्रकार का संक्रमण या इन्फेक्शन हो सकता है जो हमारे शरीर में मुंह और नाक से प्रवेश कर रहा हो। इस अवस्था में जैसे ही एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है वैसे ही टॉन्सिल टिश्यू उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। इससे जो एंटीजन बनता है वो शरीर के अन्य भागों में उपस्थित प्रोटीन के साथ प्रतिक्रिया करके वहां भी इसी प्रकार के एंटीबॉडीज बना देता है। इन एंटीबॉडीज का दिल के वॉल्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है तथा दिल के वॉल्व खराब होने का खतरा पैदा हो जाता है।
जब भी इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है। जो एंटीबॉडी वो पैदा कर रहा है वो हमारे बॉडी को ही असर करती है, लेकिन ये असर सारे केस में नहीं होता है। वो अगर हमारे 100 केस ऐसे होंगे तो उसमें 3 या 4% लोग होंगे जिनमें के हार्ट या किडनी पे असर होगा। अगर बच्चा कुपोषण का शिकार है या जब टॉन्सिलाइटिस हुआ तो हम बच्चे को बुखार वो 101 डिग्री या उससे ज़्यादा है, गले में बहुत दर्द है, गांठें सूजी हुई हैं गले की, तो उस केस में हमें जांच करा लेनी चाहिए। और अगर ये विषाणु जो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से है तो उसके लिए एंटीबायोटिक ले लें और ये उससे कंट्रोल हो जाता है। टॉन्सिल्स 2 तरह के इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के कारण हुए टॉन्सिल्स में खास इलाज की जरूरत नहीं होती। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुए टॉन्सिल्स को दवाई के सेवन से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा तेज गर्म खाना खाने से, ज्यादा ठंडा खाने या पीने से, तीखा और तला भुना खाने से, प्रदूषण और धूल मिट्टी से भी टॉन्सिल्स की समस्या हो सकती है। मौसम बदलता है तो जुकाम होता है, उसके साथ गले में दर्द होता है, तो वो वायरल टॉन्सिलाइटिस है। उसमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है, वो आमतौर से 3 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरा कारण है विषाणु बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है कि गले में दर्द होगा, पस पॉइंट होंगे, बुखार होगा और उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, लेकिन आमतौर से एंटीबायोटिक अपने आप ना लें, ईएनटी सर्जन को दिखाएं और उसे लगता है कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, वो आपको 5 से 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक देंगे और उससे कंट्रोल हो जाएगा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एक जगह पे हैं, जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है या कोई गैदरिंग है, जैसे कि शादी ब्याह हैं, वहाँ पर अगर मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन है और आप उसके संपर्क में आए हैं तो आपको भी उसका इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे एरिया से थोड़ा सा दूर रहें और अगर आप हाथ मिला रहे हैं तो जब भी मौका मिले तो हाथ को धो लें और अपने हाथों को मुंह पे या नाक पे ना छुएं, क्योंकि उससे इन्फेक्शन जो हाथ पे लगा है वो आपके नाक और मुंह से शरीर में पहुंच सकता है। टॉन्सिल से बचाव के लिए जरूरी है कि बच्चों को संतुलित भोजन दिया जाए ताकि उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। सबसे जरूरी तो ये है कि टॉन्सिल के लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जो हमारे किसान भाई हैं वो तो उनको काम करना ही है, सुबह उठ के 4 बजे 5 बजे उठ के काम करेंगे, तो उनके लिए मेरी सलाह ये रहेगी, एक तो अच्छे से सोएं पूरे टाइम से, देर रात को तक ना जागें, जिससे कम से कम 6-7 घंटे की नींद पूरी हो, पहली बात। दूसरे, खाने पीने में अपना ध्यान रखें कि खाना अच्छे से खाएं और पौष्टिक आहार खाएं, और कपड़े पहने जिससे कि हम हमारा कान और मुंह को ढक के रखें, अगर ज़रूरत हो तो फिर टोपी पहन सकते हैं या फिर मफलर कान के आसपास लपेट लें। और अगर पानी में काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कपड़े गीले ना हों, अगर कपड़े गीले हो गए हैं तो आप उनको बदल लें। इम्यूनिटी कमजोर हो जाने पर भी टॉन्सिलाइटिस की समस्या होती है। होम्योपैथी में इलाज करते वक्त ध्यान रखा जाता है कि इम्यूनिटी को इतना बढ़ाया जाए कि हमारी टॉन्सिल खुद बीमार हुए बिना अन्य बीमारियों से बचा सके। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। आज की हमारी दूसरी बीमारी है साइनस। टॉन्सिल की तरह ही है तो ये भी एक आम सी बीमारी, लेकिन जरा सी छूट मिलने पर ये हमारी आंखों और शरीर के दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आइए जानते हैं साइनस की इस बीमारी के पीछे का विज्ञान। अक्सर लोगों को समस्या आती है कि उनकी नाक बंद है, उन्हें अचानक से जुकाम हो जाता है। ये जुकाम एक खास बीमारी
साइनस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। दरअसल नाक, मस्तिष्क और आंखों के अंदरूनी भाग में बची थोड़ी खोखली जगह को साइनस के नाम से जाना जाता है। जुकाम बिगड़ जाने पर इन खोलों में रेशा जम जाता है, जिससे सिर के दाएं या बाएं हिस्से या गाल की उभरी हुई हड्डी में दर्द होता है। इसी को साइनस का दर्द कहते हैं। जो चेहरा है उसके नाक के दोनों तरफ 4 हॉलो होते हैं, कैविटी है अंदर, एक गाल के दोनों तरफ है, एक आंख के बीच में है, एक आंख के ऊपर है और एक नाक के पिछले हिस्से में है। साइनस का काम रहता है कि जो हम सांस ले रहे हैं वो अंदर जाए और वो पूरी तरह से उसके एयर कंडीशनिंग कर दे, जिससे कि वो सूखी ना रहे हवा, उसका जो तापमान है वो बॉडी के तापमान पे आ जाए, जिससे जब हम सांस अंदर लें तो गले में हमारे फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन ना हो और फेफड़े अच्छी तरह से सांस ले पाएं। अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो इसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। जब साइनस के मार्ग में रुकने पर बलगम निकलने में परेशानी होती हो, इसे साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनस से जुड़ी एक आम धारणा ये भी है कि इसमें नाक की हड्डी बढ़ जाती है। इस स्थिति में रोगी जब भी ठंडी या धूल मिट्टी से भरी जगह जाता है तो उसको सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। साइनस के मुख्य लक्षण ये हैं कि जब जुकाम हुआ उसके बाद साइनस में इन्फेक्शन जब पहुंचता है तो एक तो आवाज़ थोड़ी बदल जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि नाक से बोलना स्टार्ट हो गया। उसके साथ साथ बुखार आएगा। इसके अलावा जो साइनस के अंदर इन्फेक्शन है उस साइनस की जगह पे आपका दर्द होना, जैसे मान लीजिए कि जो मैक्सिलरी साइनस है जो हमारे गाल में होता है, आमतौर से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन इसी में होता है, तो यहाँ पे लाल हो जाना, इस हिस्से में दर्द होना। और ये दर्द जो पाया ये गया है कि सुबह उठ के सबसे ज़्यादा होगा, जैसे जैसे दिन गुजरेगा तो दर्द कम होता जाता है। अगर आप नज़ले जुकाम से अक्सर पीड़ित रहते हैं तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये साइनोसाइटिस यानी साइनस में तब्दील हो सकता है। यही नहीं, पुराना जुकाम आपके दिमाग को प्रभावित कर सकता है। डायबिटीज रोगियों को तो इन्फेक्शन जल्दी घेरता है। लंबे समय तक अगर साइनस का इन्फेक्शन है, इसको हम लोग क्रॉनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं, और वो तब मानते हैं कि अगर 3 महीने से ज़्यादा इन्फेक्शन रहे साइनस में। इसका एक तो कारण ये हो सकता है कि साथ में एलर्जी हो, या नाक के अंदर पॉलिप, जिसको हम लोग अंगूर की तरह के जो छोटे छोटे मांस बढ़ जाता है नाक के अंदर, वो हो, या नाक में हड्डी टेढ़ी हो गई हो, जिससे कि जो साइनस में से जो उसकी जो छिद्र है वो रुकावट आ जाए। इसका शरीर पे असर 2 तरह से पड़ता है। एक तो अगर जब भी क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो आपका काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि हमेशा समझिए कि सर में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द है, काम करने का मन नहीं कर रहा, थकावट जल्दी हो रही है। एक तो ये कारण है। दूसरा है कि अगर साइनस में इन्फेक्शन है, वो साइनस का इन्फेक्शन गले में पीछे की तरफ टपकता है पानी, तो जब वो पीछे टपकेगा तो उससे खांसी आना बार बार, या गले में कुछ फंसे होने की फीलिंग होना, या आपका जो वॉइस बॉक्स है जिसको लैरिंक्स बोलते हैं उसके अंदर भी सूजन आ सकती है। और कई बार क्या होता है जिनमें छाती में है, जैसे कि मान लीजिए अस्थमा है किसी को, अगर साइनस में इन्फेक्शन है तो अस्थमा का अटैक उसकी वजह से आ सकता है। साइनस की ABCD जानने के बाद आइए अब हम जानते हैं इस बीमारी के कारण और उपचार के बारे में। साइनस की शुरुआत आमतौर पर नज़ला, एलर्जी, इन्फेक्शन या फिर श्वसन तंत्र की खराबी से होती है। साइनस के रोग में एक खास बात ये भी है कि इसके अगले चरण में इससे भी भयंकर और गंभीर रोग जैसे कि अस्थमा, आधा सीसी, सिर में नासूर आते हैं। आधा सीसी यानी माइग्रेन में आधे सिर में दर्द रहने लगता है। साइनस का हेडेक सुबह सबसे ज़्यादा होगा, जैसे दिन गुजरेगा वो हेडेक धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। दूसरा एक कारण आमतौर से आजकल देखा गया है, नेक का जो गर्दन है, गर्दन में अगर दर्द है तो वो दर्द भी हेडेक की तरह हो सकता है। और तीसरा जो टाइप का हेडेक है जिसको हम माइग्रेन बोलते हैं, आधे सिर का दर्द बोलते हैं, वो आमतौर से होता है वो एक तरफ होगा सर के, और उसके साथ साथ आपको उल्टी आएगी या उल्टी आने का मन करेगा, और वो दर्द इतना ज़्यादा होता है जैसे आप सामने की तरफ झुकेंगे या आप खांसी करेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। साइनस रोग से पीड़ित रोगी नाक से भाप ले,
साथ ही नाक को खोलने के लिए गर्म पानी का सेक ले सकते हैं। पीड़ित को तरल पेय पदार्थों का भी अधिक सेवन करना चाहिए। रोगी को छींकते समय हमेशा नाक पर रुमाल रखकर छींकना चाहिए। खाते पीते समय अपने हाथों को ठीक प्रकार से धोएं। साथ ही शरीर में क्षति बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन करें। नियमित रूप से व्यायाम करें, क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे सर्दी व अन्य संक्रमण से बचाव होता है। मधुमेह से ग्रस्त व्यक्ति को साइनस जल्दी होता है, अतः मधुमेह को उचित उपचार द्वारा नियंत्रित रखें। जो हमारे किसान भाई हैं, आजकल जैसे सर्दियों का मौसम आ गया है, इसमें जुकाम, सर्दी, साइनस का इन्फेक्शन, टॉन्सिल का इन्फेक्शन ज़्यादा होने की संभावना है। तो मेरी सलाह 2-3 ये रहेंगी। एक तो अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप पूरे देश को और दुनिया को खिलाते हैं और आप खुद नहीं खाएंगे तो कैसे काम करेंगे, पहली बात। दूसरा, पानी बहुत पिएं। और तीसरी बात, क्योंकि अगर आप खेतों में काम कर रहे हैं और मिट्टी के साथ काम है, अगर धूल मिट्टी ज़्यादा है तो आप अपने मुंह को और नाक को किसी कपड़े से ढक लें। और तीसरी बात यह रहेगी कि जिसको भी अगर घर में इन्फेक्शन है साइनस का या नाक का, तो उससे थोड़ा सा दूर रहें। ऐसा नहीं है कि उससे बात ना करें, लेकिन जब भी उसके आप टच में रहें तो अपने हाथ धो लें, और जहाँ भी मौका मिले मुंह को भी साबुन से और पानी से धो लें। और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। आप काम तो करते ही हैं, तो एक्सरसाइज अलग से बहुत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने खाने पीने का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। जैसे सुबह जाएं तो बहुत ठंडी हवा होती है, तो एकदम से ठंडी हवा में जाने के लिए आप या तो सर पे कोई टोपी लगाएं, या अपना जो कपड़े को आप सर के ऊपर और कान को ढक लें, तो जिसकी वजह से आपको एकदम से सर्दी में जाने की वजह से कोई वायरल इन्फेक्शन या सर्दी जुकाम ना हो। साइनस रोग का उपचार करते समय पहले ये निश्चित कर ले कि रोग साइनस ही है, क्योंकि कभी कभी दमा, छाती के ऊपरी भाग का संक्रमण, दांतों के रोग में भी साइनस रोग की तरह ही लक्षण उत्पन्न होते हैं। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आइए चलते हैं उस ओर जहां आत्मा का परमात्मा से मेल होता है। जी हाँ, ठीक समझा आपने। हम बात कर रहे हैं योग की, योग जो भगाए रोग। साइनोसाइटिस और टॉन्सिल्स की शिकायत में जलनेती बहुत फायदेमंद होती है। जलनेती के लिए एक पॉट आता है, टोटीदार जो तांबे का एक लोटा मिल जाएगा आपको बाजार से। आप उसमें गुनगुना पहले पानी उबाल लें, फिर उसे गुनगुना होने पर उसमें भर लें और 1 चम्मच नमक डालकर एक नासिका से उस टोंटे को, जो श्वास चल रहा है उसकी टोंटी जो है वो उसमें लगाएं। गर्दन को थोड़ा तिरछा करें, मुंह से श्वास लेना शुरू करें। पानी ऑटोमेटिकली दूसरी नाक से आना शुरू हो जाएगा। लगातार ये प्रक्रिया जारी रखें। उसके बाद में फिर दूसरी नाक से इसी प्रकार करें। ये जो जलनेती क्रिया है, आसपास आपके कोई योग शिक्षक होंगे, वो आपको सिखा देंगे। जलनेती साइनस के लिए रामबाण की तरह काम करती है, जड़ से साइनस को निकाल देगी। और रोज करते रहने से कभी भी साइनोसाइटिस की शिकायत तो हो ही नहीं सकती। जलनेती करने के बाद आप कपालभाति जरूर करें। वैसे भी कपालभाति कफ दोष की निवृत्ति के लिए बहुत फायदेमंद है। तो सीधे बैठकर सांस को नाक से बार बार बाहर फेंकेंगे। बार बार ये प्रक्रिया जारी रखें, निकालते जाएं। नाक से सांस फेंकें, पेट थोड़ा अंदर जाएगा। अपने ध्यान को अपने नाक के पास, गले पर, छाती पर बनाए रखें। ये कफ का स्थान है। पूरा फोकस करें और ये भाव प्रबल करें कि मेरे साइनोसाइटिस की शिकायत दूर हो रही है, कफ दोष की निवृत्ति हो रही है।
वातक्रम कपालभाति के लिए सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाएं ऐसे। जल्दी जल्दी श्वास को भरना है और दूसरी नाक से निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से श्वास निकाला, लेफ्ट से भरा, लेफ्ट को बंद किया, राइट से निकाल दिया, राइट से भरा और लेफ्ट से निकाल दिया। तो बार बार ऐसे ही करते रहेंगे। ये वातक्रम कपालभाति है जो हमारी साइनस के लिए बहुत फायदेमंद है। बंद नाक को खोल देगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम धीरे धीरे किया जाता है, वातक्रम में तेजी से किया जाता है। ये वातक्रम षटकर्म का एक अभ्यास है जिसमें आवाज होती है श्वास भरने की और श्वास निकालने की। इसके बाद हम लेट जाएंगे करने के लिए योगिक साइकिलिंग। आराम से पैरों को खोला और लेट गए। लेटने के बाद दोनों पैरों को मोड़ लिया, मुट्ठियों को बंद किया। असलियत में योगिक साइकिलिंग हमारे शरीर में गर्मी पैदा करने की एक बहुत ही अच्छी क्रिया है जो हमारे हार्ट को भी पंप करती है और हमारे कफ दोष को दूर करती है। जैसे साइकिल चलाते हैं इसी प्रकार से स्पीड के साथ इसमें हाथों का और पैरों का मूवमेंट लगातार बना रहेगा। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ लगातार स्पीड के साथ यह अभ्यास करते रहें। उसके बाद फिर उल्टी साइकिल चलाएं, सीधा और उल्टा। शरीर में गर्मी पैदा हो जाएगी, जो नाक बंद थी वो नाक खुल जाएगी और उसके बाद आप थोड़ा सा शरीर को ढीला छोड़कर आराम कर लें। उत्तान पादासन के लिए दोनों हाथों को ले जाएंगे अपने नितंबों के नीचे, दोनों पैरों को मिलाएं। यदि कमर दर्द रहता हो तो एक पैर को उठाना है, नहीं तो दोनों पैर उठाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर हो तो भी एक ही पैर उठाएंगे। सांस भरें और उठाकर यहां रोक दें। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन आपकी छाती की तरफ, चेहरे की तरफ दौड़ने लगेगा। पेट को ताकत मिलेगी, बल मिलेगा। क्योंकि यदि पेट ठीक नहीं है तो टॉन्सिल्स की शिकायत बार बार होती रहेगी। तो पेट को ठीक रखना बहुत जरूरी है। इसमें योगिक साइकिलिंग और उत्तान पादासन आपकी मदद करेगा। यहाँ रोकें और फिर धीरे से वापस आ जाए। ये उत्तान पादासन है। जैसे ही पैर उठाकर रोकेंगे खून का दौरा आपके छाती की तरफ, आपके चेहरे की तरफ दौड़ने लगेगा और साइनस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। तो ये अभ्यास साइनस के लिए और टॉन्सिल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इनको रोज करें। खान पीन का ध्यान रखें। ऐसे स्थान पर नहीं जाएं जहां धूल धुआं ज्यादा हो। अपने पेट को साफ रखें। कब्ज की शिकायत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हल्का भोजन लें। क्योंकि जब पेट आपका गड़बड़ होगा तो कफ, गला और साइनस की शिकायत आपकी बढ़ जाएगी। भूख से थोड़ा कम खाया करें और हो सके तो कब्ज की शिकायत नहीं रहने दें। इन अभ्यासों के माध्यम से आप अपने टॉन्सिल्स को और साइनस की जो समस्या है उसको ठीक रख सकते हैं। तो आज आपने जाना टॉन्सिल और साइनस की बीमारी के बारे में। उम्मीद है ये जानकारी आपको स्वस्थ रखने में सहायक होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। और आप रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान, तभी तो आपसे पूछेंगे कैसे हैं आप।